जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों की ये दूसरी वीडियो है इस जीके सीरीज़ की। और आप क्वेश्चंस को अच्छे से लगाते रहिएगा, जब भी वीडियोज़ आए उनको रिवाइज करते रहिएगा। पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया जाता है और धीरे धीरे फॉलो करने के बाद आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स में खुद समझ में आएगा कि आप लोगों को इसका कितना फ़ायदा मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर सबसे अधिक कोल रिजर्व पाया जाता है? यानी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है हम लोगों के पास: उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। देखिए, जो कोयला रिजर्व है, लौह का रिजर्व है, आयरन रिजर्व है, ये सारी मिनरल वाले जो वीडियोस हैं हम लोग एक साथ देखेंगे इनको कॉन्सेप्चुअल वाइज भी। अभी बस क्वेश्चंस के माध्यम से इनको हम करते हैं इस सीरीज़ में, फिर अलग से आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा। तो देखिए, अभी तक आप पढ़ते आ रहे होंगे कि झारखंड में सबसे अधिक आपको कोयला का रिजर्व देखने को मिलता है, लेकिन ये 2018-19 का डेटा था। जो लेटेस्ट डेटा है 1 अप्रैल 2023 का, जो आप लोगों को कोल मिनिस्ट्री जो है, कोयला मंत्रालय, उसकी वेबसाइट पे भी आंकड़े मिल जाएंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, सांख्यिकी मंत्रालय, वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा लेटेस्ट डेटा। उसके हिसाब से उड़ीसा इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है, तो वो उड़ीसा है। तो ये देखिए, ये कोयला मंत्रालय के वेबसाइट से ये लिया गया है आंकड़ा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उड़ीसा में लगभग 94.52 अपना बिलियन टन है। सेकंड नंबर पे झारखंड है और थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ है। टॉप 4 आपको पता होना चाहिए। टॉप 4 में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल है। तब जाके 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो कि ब्लड प्रेशर को ठीक करने में काम आता है? यानी निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधे का उपयोग रक्तचाप के इलाज के लिए किया जा सकता है, यह आपको बताना है। शतावरी, अश्वगंधा, सर्पगंधा या फिर तुलसी? तो इसका राइट आंसर है सर्पगंधा। तो जो सर्पगंधा है, इसके उपयोग से आप ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप की समस्या है, उससे निदान पा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है, कभी कभी पूछ देते हैं। तो ये है आपका सर्पगंधा। अश्वगंधा के बारे में भी देख लेते हैं, काफ़ी पूछा जाता है। अश्वगंधा को हम लोग इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जानते हैं और इस पौधे में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेशनरी प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी बीमारियों से लड़ने के साथ साथ सूजन को कम करने में भी अश्वगंधा आपके लिए मददगार साबित होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा फाउंडिंग मेंबर है आसियान देश का? मतलब आसियान जो देशों का एक समूह है, आपको ये बताना है कि इन चारों में से दिए गए देश में से कौन सा उसका संस्थापक सदस्य है, यानी कि फाउंडिंग मेंबर है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। तो इसका राइट आंसर है बी, थाईलैंड। जब आसियान को बनाया गया था तो उसमें 5 देश थे। कौन कौन से वो देश थे, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी, वहाँ पर आप लोगों को 1967 में देखने को मिलेगा कि आसियान, जिसे हम लोग दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ या फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहते हैं, उसकी वहाँ पर उसे संगठित किया गया था, उसको फाउंड किया गया था। और 5 ऐसे देश थे जिन्होंने मिलकर आसियान देश की नींव रखी थी, आसियान देशों के समूह की नींव रखी थी। उसमें एक था इंडोनेशिया, एक था मलेशिया, एक था फिलीपींस, एक था सिंगापुर और 5वां था थाईलैंड। और बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी कि बैंकॉक घोषणा के बाद ये आसियान देशों का समूह तैयार हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। सेतु भारतम प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यानी सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। 2016 में, 2017 में, 2018 में या फिर 2019 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेतु भारतम प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2016 में, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2016 में इसे स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसका लक्ष्य क्या था वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसका लक्ष्य ये था 2016 में कि जब हम सेतु भारतम प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे तो जितने भी आप देखते हैं रेलवे लाइन के किनारे फाटक होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे से सटे हुए, उनको हटाना था और उनकी जगह या तो आप ऊपर से पुल बना दीजिए जिसे हम लोग रेलवे ओवर ब्रिज कहते हैं, या फिर आप कभी कभी देखते होंगे कि फाटक के पास में जब फाटक हट जाते हैं तो नीचे से भी आप देखते हैं कि कभी
लोगों के आने जाने के लिए रास्ता बनाया जाता है तो उसे हम रेलवे अंडर ब्रिज कैसे पास का नाम देते हैं। तो इस तरीके से फाटकों को हटाना था नेशनल हाईवे के पास से, ताकि आवागमन बहुत सुचारू रूप से हो सके। ट्रेनों के इंतज़ार में मतलब जो भी सामान आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको इंतज़ार न करना पड़े। इसलिए इस सेतु राजमार्ग, ये जो सेतु भारतम जो प्रोजेक्ट था, इसको लॉन्च किया गया था। तो ये कब लॉन्च किया गया था? 2016 में। और इसका लक्ष्य था कि 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से हमें मुक्त करना है। ये इसका टारगेट था, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, कौन सा सबसे नवीनतम यानी कि लेटेस्ट और 25वां नवरत्न कंपनी बन गया है? तो यानी इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि देश में कितनी नवरत्न कंपनी है। आज के समय में अगर कहीं सवाल पूछा जाए तो उसका आंसर है 25। और 25वां कौन सी कंपनी है जो नवरत्न कंपनी बनी है? तो ये बनी है SJVN लिमिटेड, यानी सतलज विद्युत निगम लिमिटेड। ये है 25वीं नवरत्न कंपनी अपने देश की। तो SJVN क्या है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसको ध्यान रखिएगा, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अच्छा, अभी हमने नवरत्न कंपनी देख लिया, तो अब जो ये महारत्ना कंपनी है उसको भी देख लेते हैं। तो भारत की 13वीं और जो सबसे नवीनतम लेटेस्ट महारत्ना कंपनी है वो कौन सी है, आपको बताना है। तो इससे ये भी पता चल गया आप लोगों को कि टोटल महारत्ना कंपनी कितनी है, 13। नवरत्न कंपनी कितनी थी, 25। तो 13वीं और सबसे लेटेस्ट यानी सबसे नवीनतम जो महारत्ना कंपनी है वो कौन सी है? वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं। अभी उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने के लिए कि ये जो कंपनीज़ हैं, और इसमें आपको ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले 3 साल में क्राइटेरिया क्या है, कितनी प्रॉफिट हमें चाहिए, उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि वो महारत्ना कंपनी है कि नवरत्न कंपनी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, किन्होंने इनमें से दिए गए साइंटिस्ट में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया था? यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द किसने गढ़ा था, जिनको आप इमेज में भी देख रहे हैं? ये हैं सी ऑप्शन, यानी कि जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जो है वो अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, और इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बोलते हैं। यानी वह एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं जिन्हें कंप्यूटर वैज्ञानिक का जनक भी माना जाता है। इनको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम को कहा जाता है कि उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? विद द सेटिंग अप ऑफ इनकोस्पार बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इनकोस्पार क्या है, पहले आप लोगों को ये बता देते हैं। देखिए, एक इंडियन नेशनल कमेटी थी स्पेस रिसर्च के लिए। यहाँ से हमारी इसरो की एक ज़बरदस्त शुरुआत होती है, यात्रा की शुरुआत होती है। इसरो के ऊपर जो भी हमारी ये स्पेस के ऊपर जो भी वीडियो एक होगी वो आप लोगों को जल्द मिलेगी। इसके भी हम अच्छे से देखेंगे, इसके शुरुआत से लेके कौन कौन से सैटेलाइट बने, 100वां सैटेलाइट कौन सा हुआ, ऐसे करके पूरी एक जर्नी हम देखेंगे। तो वहाँ से आपको और अच्छा लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके कवर हो जाएंगे। तो ये जो इनकोस्पार शब्द है, इसका मतलब समझिए, भारत के स्तर पे भारतीय राष्ट्रीय एक समिति बनाई गई थी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। तो स्पेस रिसर्च के लिए जो इंडियन नेशनल कमेटी बनाई गई थी वही इनकोस्पार है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सवाल यही है कि जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, इसे किस वर्ष माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी? भारत सरकार द्वारा जब इनकोस्पार कमेटी का गठन किया गया था, यानी कि ऐसी भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था जो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए काम आने वाला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 में इनकोस्पार की स्थापना की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा देश 26 जून 2024 को, यानी इसी वर्ष जून में 100वां फुल मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? यानी 26 जून 2024 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य जो है वो बन चुका है? तो ये जो 100th फुल मेंबर बन चुका है अपने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, वो देश है बी ऑप्शन, पराग्वे। पराग्वे आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। अब आप एक काम ये करिएगा, जब इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करिएगा, अभी पढ़िएगा, तो मैप में जाके पराग्वे का लोकेशन देख लीजिएगा। ये देख लीजिएगा एक और बात कि ब्राज़ील से आप देखिए पराग्वे का जब मैप देखिएगा तो उसमें पहला चीज़ ये देखिएगा पराग्वे की लोकेशन, ठीक है।
दूसरा चीज़ ये देखिएगा कि ब्राज़ील से कौन से ऐसे देश हैं दक्षिण अमेरिका में जो बॉर्डर नहीं बनाते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे देश हैं, कितने ऐसे देश हैं दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील के साथ बॉर्डर नहीं बनाते हैं। एक तो आपका ये सवाल तैयार हो जाएगा। तीसरा आप ये देखिएगा कि इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा वो दक्षिण अमेरिका से कहाँ से पास कर रही है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ से वो इक्वेटर पास कर रहा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और चौथा आप देखिएगा कौन सा ऐसा देश है जो दोनों ही महासागरों को टच करता है, उनके साथ बॉर्डर बनाता है, यानी कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन के साथ भी वो अपना बॉर्डर बनाता है, और उसका दूसरा जो बॉर्डर है वो अटलांटिक महासागर के साथ भी बनाता है। तो ये चार चीज़ें आप लोग मैप में जाके जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। मैप पे हम लोग जब भी वीडियो देखेंगे तो आपको फिर से वो रिवाइज हो जाएगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी रख लेते हैं। जो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी कल्पना और इसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व फ्रांस के राष्ट्रपति ये थे प्रेसिडेंट होलांडे, इन लोगों ने मिलकर 30 नवंबर 2015 को पेरिस में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, उसका COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 21 वाला मीटिंग हुआ था पेरिस में। तो वहाँ पर ये दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने संयुक्त घोषणा की थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हम बनाएंगे, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है, यानी भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो वो है आपका गुजरात के वडोदरा में। तो देखिए, भारत का जो पहला रेल यूनिवर्सिटी है उसका पहले नाम रखा गया था नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, यानी भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, जो अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय यही है पहला भारत का रेलवे यूनिवर्सिटी, इसका सिर्फ नाम बदला गया है। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये गुजरात के वडोदरा में स्थित है। अगला सवाल है, जो भारतमाला परियोजना जब शुरुआत की गई थी इसकी, तो इसका जो फेज़ 1 को कंप्लीट करना था उसकी डेडलाइन को अब बढ़ा के किस वर्ष तक कर दिया गया है, क्योंकि फ़ंड की थोड़ी सी दिक्कत आई है और जिस रफ्तार से क्रियान्वयन हो रहा है, जिस स्पीड से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इस प्रोग्राम का, वो इनके तय सीमा तक पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसे कुछ सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपको यही बताना है कि किस साल तक अब पहला फेज़ जो है, पहला चरण है भारतमाला परियोजना का, वो अब पूरा होगा। यानी भारतमाला परियोजना के चरण 1 को, प्रथम चरण को पूरा करने की समय सीमा जो है वो किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है, यही सवाल है। तो इसका राइट आंसर है डी, सन 2027-28, यानी जो वित्त वर्ष 2027 होगा वो अब इसका समय सीमा है इस भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण को पूर्ण करने का। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, भारतमाला परियोजना की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पहले चरण का जो प्रोजेक्ट था वो जून 2017 में अनाउंस किया गया था, लेकिन अब कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं, वित्तीय बाधाएं आ रही हैं, और कार्यान्वयन की जो धीमी गति है उसके कारण अब ये पहले चरण को पूरा करने के लिए जो समय सीमा है वो 2027-28 तक बढ़ा दी गई है। तो यहाँ तक अपना आज का दूसरा वीडियो कंप्लीट होता है। फिर हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इसी तरीके से देखते रहेंगे वीडियोस को। तो मैप भी आप लोगों के लिए जल्द आएगा, और BPSC के लिए भी आप लोगों के लिए जल्द शुरुआत एक होगी। BPSC एक्सप्रेस अपना एक वीडियो सीरीज़ शुरू होगा एग्ज़ाम तक, बहुत सारे लोग अब BPSC देंगे। और एक बात और है कि अब कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, कुछ दिनों के लिए ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। जो भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने अब क्लियर आएंगी, वरना द्वंद्व में, डिलेमा में फंस के बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है, और आप लोगों का ऑलरेडी बहुत सारा समय, कीमती समय नष्ट हो चुका है। तो जो भी कन्फर्मेशन चीज़ें हैं वो सब आएंगी आपके सामने। फ़िलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई पे केवल ध्यान दीजिए, बस कुल मिला के इतनी ही सी बात है। और BPSC का अगर आप लोग चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं, 28 तारीख से उसकी शुरुआत हो जाएगी, 18 अक्टूबर उसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, तो उसे भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा। और BPSC के लिए हम लोग डिटेल सारी चीज़ें देखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।